हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में पढ़ा था, उसको हल किया था। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं और इसी प्रश्नावली की बाकी की सवाल करते हैं। हमारे इसके आगे है प्रश्न नंबर 5 और 6। तो सभी बच्चों को क्या करना है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें क्या है, जो समीकरण दे रखे थे वो उसका हमने मान निकाला था प्रयत्न और भूल विधि से। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ कथन दिए हुए थे, उसके अनुसार हमें समीकरण बनाने थे, तो वो बना लिए थे हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में लिखिए। यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें तो हमें कथन दे रखे थे और उसका समीकरण बनाना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें एक समीकरण दिया हुआ है और उसको हमें कथन के रूप में व्यक्त करना है, सामान्य कथन के रूप में व्यक्त करना है। तो इसी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि p+4 = 15, p+4 = 15, यानी कि p+4 बराबर के 15। ये हमारा समीकरण है। इसको हमें क्या करना है, सामान्य कथनों के रूप में व्यक्त करना है। तो सामान्य कथनों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि p के अंदर 4 जुड़ा हुआ है, यानी अगर हम p के अंदर 4 ऐड करते हैं तो 15 प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसको इसी तरह लिख सकता हूँ कि संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, कि हमें क्या करना है कि इसकी जगह क्या कर दिया कि संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ये हो गया इसका हल, पहले का हल हो गया। सेकंड में देखना भी सीखा। सेकंड है कि m-7 = 3, m-7 = 3, यानी कि m-7 = 3, यानी 3। अब इसका हमें समीकरण कथन लिखना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि m है, उसमें से 7 घट रहे हैं, तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का कथन कि संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड है हमारे पास m/5 = 3, यानी कि m/5 = 3, m/5 = 3। तो इसको भी वही कथन के रूप में लिखना है। हल करेंगे, हल बराबर संख्या m में इसको कैसे लिखेंगे कि संख्या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे है हमारा इसी की क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3m/5 इक्वल टू 6 3m/5 इक्वल टू 6 यानी 3m/5 बराबर 6। तो इसी का भी कथन लिखना हमें। तो देखो इसका कथन क्या होगा कि m का 3 गुना, यानी कि 3 m के साथ में 3 गुना हो रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया m का 3 गुना, m की 3 गुणे में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिखूँगा कि एक संख्या है m के 3 गुने, यानी कि m का 3 गुना हो रहा है, 3 गुना m, 3 गुने में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नहीं सॉरी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सॉरी, एक क्वेश्चन छोड़ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये नहीं था, ये अलग था। हम इसको 5 नंबर पे ले लेते हैं। जैसे कि ये है 2m इक्वल टू 7, यानी कि 2m बराबर 7। हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन मैं क्या हुआ कि 3 की जगह 4 लिखा वाला क्वेश्चन लिखा गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 को यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं 5 नंबर दे दे क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी 2m बराबर 7। इसी का भी वही करना है हमें, हिंदी यानी कथन लिखना है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है कि m है, इसके गुणा में 2 है, यानी कि m का 2 गुना हो रहा है, वो किसके बराबर होता है, 7 के बराबर प्राप्त होता है। तो लिख देता हूँ मैं संख्या m का 3 गुना, संख्या m का 3 गुना 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप वीडियो को पॉज करना, ये सारे क्वेश्चन लिखना। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये लो, ये मिटा दिया मैंने। इसी तरह हमारे पास इसी के 2-3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला है 6। ये है 3p + 4 इक्वल टू 25, यानी 3p + 4 बराबर के 25। ये क्वेश्चन है हमारा पास। तो इसका भी वही कथन लिखना है। तो कथन लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो p का 3 गुना हो रहा है, उसमें 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, संख्या p के 3 गुने में, संख्या p के 3 गुने में, संख्या p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6। अब इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 7 इसी का। तो इसके अंदर है 4p माइनस, यानी 4p - 2 इक्वल टू 18। 4p - 2 बराबर के 18। इसको भी कथन के रूप में लिखना है। तो कथन के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी एक संख्या है p, इसका 4 गुना हो रहा है, उसमें से 2 घटाएंगे तो 18 के बराबर प्राप्त होता है। तो इसको लिख सकते हैं संख्या
पी के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसी का। ये है P/2 + 2 = 8। इसको लिखना है हमें कथन के रूप में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/2 गुणा P गुणा करेंगे तो ये आएगा P/2 + 2 = 18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि P का गुणा है, लेकिन कितना है, आधा गुणा। P का आधा गुणा यानी P के आधे गुणे में यदि 2 जोड़े तो वह 8 के बराबर प्राप्त होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, संख्या P के आधे में संख्या P के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। और मैं इसी को इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसी को या करके कि संख्या P के 1/2 गुणे में, यहाँ भी गुना आएगा, संख्या P के आधे गुणे में 1/2 गुणे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसमें हमारे 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ये आप वीडियो को पॉज करना और सबको लिखना है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित स्थितियों का समीकरण बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कि कुछ स्थितियाँ दी हुई है, उनके हमें समीकरण बना के लेके आने हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है। देखो बड़ा क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। इरफान नाम का एक लड़का है, वो बोलता है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमजीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो हमें संकेत के रूप में दे रखा है कि परमजीत के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। यानी कि परमजीत के कंचों की संख्या को तो हमें m मानना है। और इरफान कहता है कि उसके पास यानी कि परमजीत के पास, यानी उसके पास परमजीत के जितने कंचे हैं, जितने परमजीत के पास कंचे हैं उनका 5 गुना 7 से अधिक है। यानी कि मैं मान लेता हूँ, माना परमजीत के परमित है, माना परमित के पास कंचे माना परमित के पास m कंचे हैं। ये मैंने मान लिया कि माना परमजीत के पास m कंचे हैं। तो हमें प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या है कि परमजीत के पास कितने कंचे हैं। यानी कि इरफान बोल रहा है कि परमजीत के पास m कंचे, ये तो मैंने मान लिया। तो उस पर इरफान के पास कितने कंचे हैं कि इससे परमजीत के जितने भी कंचे हैं उनका m 5 गुना से 7 अधिक। यानी कि परमजीत के पास कितने कंचे, 5 कंचे नहीं हो, m कंचों का 5 गुना, इसका 5 गुना हो जाएगा 5 गुना m, और इससे 7 अधिक। 7 अधिक का मतलब यानी अधिक है तो इसमें जोड़ेंगे, 5 गुने से 7 अधिक है
और परमजीत के पास कुल कितने कंचे हैं? 37 कंचे। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो हमारा समीकरण बन के आ जाएगा 5 गुणा m करेंगे तो 5m + 7 बराबर 37। ये हमारा समीकरण बना के आएगा कि मैंने मान लिया कि परमीत के पास m कंचे हैं और क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि इरफान बोल रहा है कि उसके पास, यानी कि इरफान के पास परमीत के पास के जितने भी कंचे उनका m गुणा 5 गुणा, तो मैंने परमीत के पास के कितने कंचे m कंचे, उसका m गुणा है और उसके 7 अधिक है, तो वो टोटल 37 के बराबर है। तो क्या होगा कि 5 गुणा + 7 बराबर 37। तो ये हो गया 5m + 7 बराबर के 37। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों जी। अब इसी का सेकंड लेते हैं हम। सेकंड में है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। पिता की आयु दे रखी है 49 वर्ष। पिता की आयु ये दी हुई है हमें 49 वर्ष। लक्ष्मी है, उसके पिता की आयु है 49 वर्ष और उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो उनके पिता की आयु क्या है? लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। और कोष्टक में हमें दे रखा है कि लक्ष्मी की आयु को हम y मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना लक्ष्मी की आयु ये मान ली मैंने y वर्ष बराबर y वर्ष। ठीक है। तो उनके पिता की आयु, तो इसका पिता की आयु वो किसके बराबर है? लक्ष्मी के 3 गुने लक्ष्मी के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु है 49 वर्ष, लक्ष्मी की आयु हमने y वर्ष मान रखी है और इसका भी 3 गुना, तो y का 3 गुना और 4 वर्ष अधिक है तो 4 प्लस में हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 49, 3 गुना y करेंगे 3y प्लस में 4। तो हमारा समीकरण बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y + 4 बराबर की 49। तो हमारा समीकरण बनेगा ये 3y + 4 बराबर 49। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। इसी तरह आप इसको कॉपी करना। अभी तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अध्यापिका बताती है, एक अध्यापिका है वो बता रही है कि उनकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी उनकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक उसने L के बराबर मानना है। तो क्या है कि उसने दे रखा है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक हमें दे रखा है, प्राप्त किए गए यानी कि अधिकतम अंकों की संख्या दे रखी है 87। अधिकतम अंक ये दिए हुए हैं 87। ठीक है बच्चों। और न्यूनतम अंकों की संख्या हम L मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ, माना न्यूनतम अंक ये मैंने L के बराबर मान लिया। ठीक है बच्चों। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार हमें बोल रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अधिकतम अंक, यानी कि अधिकतम अंक
अधिकतम अंक बराबर है न्यूनतम अंक का 7 गुना से 7 धन 7 है। धन 7 का मतलब यानी कि उसके अंदर 7 प्लस हो रहे हैं। न्यूनतम अंक से अंक के न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 ये है। तो अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम अंक हमने क्या मान रखा है L, इसका दोगुना यानी 2 गुना, और धन 7 का मतलब हो गया 7 प्लस हो रहा है इसके अंदर। तो इसको करेंगे तो ये हो गया 87, L गुना 2 करेंगे तो 2L प्लस 7। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2L प्लस में 7 बराबर 87। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समान हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से पता चल रहा है जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और भाव का मतलब भुजा, यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या है, ऐसे एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ये तो हो गया शीर्ष कोण और ये हो गया इसके आधार वाले कोण। ठीक है बच्चों, तो देखो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर होता है कि जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो ये दोनों कोणों का मान बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, AB और AC दोनों भुजाएं बराबर है। मैं मान लेता हूँ ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, कोण B और कोण C। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि इसके शीर्ष का कोण, ठीक है, शीर्ष का कोण प्रत्येक आधार के कोण का 2 गुना है। ठीक है बच्चों, तो हमें आगे दे रखा है कि मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, प्रत्येक आधार का कोण 20 डिग्री है। यदि याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें इसका समीकरण बनाना है। तो देखो मैं मान लेता हूँ, माना त्रिभुज के आधार का कोण, माना त्रिभुज के आधार का कोण ये हो गया B मान लिया। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मैंने इसका आधार का कोण ये भी B मान लिया, तो ये B है तो ये भी B होगा और ये भी B होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है कि जो भी आधार के कोण है, तो जो शीर्ष वाला कोण है जो आधार के कोण से दुगना है, यानी कि तो शीर्ष वाला कोण क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो शीर्ष का कोण होगा बराबर, यानी कि आधार का कोण का दुगना, ये हो जाएगा। आधार का कोण B मान रखा है, इसका दुगना है तो 2B, तो ये बन के आएगा हमारे 2B। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो देखो A कोण का मान कितना हो गया, इसका 2 गुना यानी कि B 2B, और B वाला कोण ये रहा B प्लस C वाला कोण ये रहा C। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 2B 3 और एक 4 भी हो गई टोटल। तो समीकरण बन गया हमारे पास 4B बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 के 4 का आंसर। इस तरह हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन किया है आप सबको इनका रिवीजन करना है और नोटबुक में करना है। इस तरह हमारी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गई, और बाकी के अब हम कल पढ़ेंगे।